Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa Sani dhani sani dhani. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। आज हम इस जर्नी में एपिसोड 23 में पहुंच गए हैं और आपकी कुछ रिक्वेस्ट आई थी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करने के लिए, और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और वहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर अतुल शर्मा जो कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी हैं इस हॉस्पिटल में, और उनके साथ ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर और इनकी सारी जानकारियाँ जो हैं वो आपको दी जाएंगी। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। और इससे पहले कि हम ये शो आगे बढ़ाएं, अपने बारे में कुछ बताइए। यस, मेरा नाम डॉक्टर अतुल शर्मा है। मैं एक कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल कटरा में। मैंने अपना डीएम एंडोक्रिनोलॉजी 2021 में कंप्लीट किया है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, और जानेंगे कि ये इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे आपने कहा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोगों ने इस बारे में पूछा, हमारी काफ़ी बहनों ने इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो आप ज़रा, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कॉमन जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं एक कॉमन लैंग्वेज में, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। और कब आपको लगता है कि अगर किसी को लगे कुछ ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर के पास आए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हम कहते हैं कि बोन की डेंसिटी का कम होना, यानी कि बोन में घनत्व जो है वो कम हो जाता है। यूजुअली ये प्रोसेस एज के साथ नॉर्मल है। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। ये देखा गया है कि जो महिलाएं हैं उनमें खासकर आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स बोन जो है काफ़ी वीकन होना शुरू हो जाता है। ये इसलिए देखा गया है क्योंकि यूजुअली फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो 50 साल तक उनको बचा के रखते हैं बोन की डिग्रेडेशन से, लेकिन जैसे ही ये हार्मोन्स मेनोपॉज आता है उनमें जो मेंसेस है वो सीधे बंद हो जाती हैं। उस कारण जो है बोन जो है वीक होना शुरू हो जाती है और उनकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। पुरुषों में भी ये कॉमन है, लेकिन ये देखा गया है कि महिलाओं में 3 में से 1 महिला जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम पुरुषों की बात करें तो 10 में से 1 पुरुष को आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑस्टियोपोरोसिस होता है। सो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाना, बोन के मटेरियल जिसकी, और उससे बोन वीक हो जाती हैं, बेसिकली ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट कैसे किया जाए और कैसे पता चलता है कि ये एक ऑस्टियोपोरोसिस है? और जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूछा था कि कब लगे किसी को कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास आए, तो इसकी डिटेक्शन के बारे में कुछ बताएंगे आप अगर? ऑस्टियोपोरोसिस मूल रूप से पेनलेस कंडीशन होती है। इसके कोई सिम्टम्स खासकर नहीं होते हैं। यूजुअली ये तब डिटेक्शन में आता है जब किसी को फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, उसमें होता है क्या है कि अगर आप अपनी हाइट से गिरेंगे और आपको फ्रैक्चर हो जाए तो इसका मतलब कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो वो एक ऑस्टियोपोरोसिस की निशानी होती है कि जिससे बहुत ही मामूली सी चोट अगर किसी को लगे, मान लीजिए कोई बाथरूम से स्लिप हो गया, बूढ़ी महिलाएं या बूढ़े जो पुरुष हैं अगर वो बाथरूम से स्लिप हो जाते हैं या बहुत ही कम चोट से अगर उनको फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो सकता है। इसमें यूजुअली जो है वो पाँव के ऊपरी भाग का फ्रैक्चर होता है, रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें रीढ़ की हड्डी में दर्द, बैक पेन बहुत सीवियर होता है, तब जाके दर्द वगैरह होता है। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस पेनलेस कंडीशन है। यूजुअली हमें इसको डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि 65 साल से जो भी ऊपर आयु की महिलाएं हैं और 70 साल से ऊपर के जो भी पुरुष हैं उनका हमें बेसिकली पहले तो एक एक्सरे स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का स्पाइन का एक्सरे करना चाहिए। वहाँ से थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल सकता है। अगर उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो हम डेक्सा स्कैन, जिसको हम मेडिकल टर्म में थोड़ा बोन स्कैन भी कह सकते हैं, वो करने से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं।
आपने कहा एक बार ऑस्टियोपोरोसिस किसी को डिटेक्ट हुआ है और एज रिलेटेड है और लेडीज़ में भी होता है काफ़ी आगे जाके। सो मुझे बताइए, एक बार किसी को ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट हो जाए या किसी को हो तो फिर क्या उसकी लाइफ में कोई चेंजेस आती हैं, मूवमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, और वो क्या ऐसी चेंजेस हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के होते हुए एक लाइफ को थोड़ा सा ऑल्टर कर देती हैं? जी, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली बहुत ही एक डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है। इससे काफ़ी परेशानी होती है पेशेंट्स को भी और उनके अटेंडेंट्स को भी। होता ये है कि अगर कोई पेशेंट मान लीजिए 65 ऊपर से अगर कोई महिला बाथरूम में स्लिप हो गई, अगर उसको फ्रैक्चर हो गया, तो अगर फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट तो हम यहाँ पे यूजुअली कर देते हैं सब, लेकिन अगर उसके ऑस्टियोपोरोसिस जो प्राइमरी कॉज है उसका, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये फ्रैक्चर आगे 1 साल में 2 साल में ये दोबारा से होगा और दोबारा से ट्रीटमेंट होगा, तो पेशेंट काफ़ी देर तक बेड रिडन रहता है और उससे काफ़ी पेशेंट को पेन भी होता है, काफ़ी खर्चा भी आता है। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसका उसी टाइम पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ही पेशेंट के लिए भी काफ़ी तकलीफ़देह होता है और उनके अटेंडेंट्स के लिए भी काफ़ी तकलीफ़देह होता है, बिकॉज इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है और पेशेंट को पेन भी बहुत ज़्यादा होता है फिर बाद। मुझे ये बात बताइए, जैसे लेटर से कोई एक रेगुलर चेकअप के लिए आया और डॉक्टर ने एज रिलेटेड था तो उसको बोन स्कैन के लिए बोल दिया और डिटेक्ट हो गया कि इनकी बोन डेंसिटी कम हो रही है। सो 2 चीज़ें आप मुझे बताइए हमारे सुनने वालों को, जब ये एक्सीडेंटली डिटेक्ट हो कभी ऑस्टियोपोरोसिस कि इनकी बोन डेंसिटी कम हो रही है तो क्या ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरा, जब जैसे आपने कहा कि फ्रैक्चर हो जाए उसके बाद में पता चले तो ऑस्टियोपोरोसिस हैज़ वेल सेट इन, उसमें क्या ट्रीटमेंट होती है, और कोई फिजियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेज एंड कुछ लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स हैं मेडिसिन के ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर, ज़रा इसके बारे में बताएंगे? जी, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट हुआ है रूटीन स्क्रीनिंग में, डेक्सा स्कैन में, तो उसमें सबसे पहले हमें एक तो ये देखना है कि यूजुअली जो है ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिजीज़ है, लेकिन कभी कभी इसके दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयाँ भी कंट्रीब्यूट करती हैं। स्टीरॉइड्स, जो कि ओल्ड एज में अगर किसी को जॉइंट पेन्स होते हैं उसमें लोकल अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी, तो स्टीरॉइड इंजेक्शंस लेना बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ हैं, कुछ थायराइड की कंडीशंस होती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस और भी होती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को हाई रिस्क करती हैं। इसमें यह है कि अगर किसी को इंसिडेंटली डिटेक्ट हुआ है तो सबसे पहले हमें दूसरे कारण रूल आउट करने हैं कि किसी और कारण से ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। अगर एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें अगर कोई और कारण नहीं मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस का, तब हमें ट्रीटमेंट जाना है। ट्रीटमेंट में हमारे पास अब तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, पहले हमारे पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। अब इस ट्रीटमेंट में हमारे पास 1 साल में एक इंजेक्शन देना होता है, ज़ोनेंडोन जिसको हम कहते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो हमारे पास एक इंजेक्शन है, वो डेली देना होता है कम से कम 2 साल के लिए, और उसके बाद हम ज़ोलेंड्रोइड का इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिससे 6 महीने में भी एक इंजेक्शन आता है, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ हमें मेक श्योर करना है कि पेशेंट जो है अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी की मात्रा को एडिकेट रखें। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है। 1200 मिलीग्राम कैल्शियम डेली आफ्टर द एज ऑफ 60 लेना चाहिए, और हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि दूध जो है, दही जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, चीज़ हो गया, ये अपनी डाइट में ज़्यादा रखें। डॉक्टर साहब, ये इस प्रोग्राम को जब हमने शुरू किया था तो प्रिवेंशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट इन आवर माइंड, बिकॉज हमें लगता था कि प्रिवेंशन के ऊपर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। तो 2-3 बातें हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताइए। एज रिलेटेड है तो फिर भी क्या इसको थोड़ा लेट हम पुश कर सकते हैं, कोई प्रिवेंशन है इसकी? और दूसरी बात है कि अपनी लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस, डाइट, एक्सरसाइज, कुछ ऐसे हेल्थ चेकअप्स कराएं रेगुलर टाइम पे ताकि अर्ली डिटेक्ट हो सके। और एक और चीज़, क्योंकि एज रिलेटेड है तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं अपनी मूवमेंट्स के ऊपर अगर कुछ करें, मतलब ज़्यादा मूवमेंट ना करें या क्या करें, तो क्या करना चाहिए? इन सब 3-4 चीज़ों के बारे में ज़रा प्लीज़ बताइए। जो एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली महिलाओं में ये देखा गया है कि जिनके पीरियड्स काफ़ी जल्दी बंद हो गए थे, मान लीजिए 45 या 40 ईयर्स पे बंद हो गए थे, तो उस टाइम पे अगर उनको हार्मोन थेरेपी दी जाए, जो यूजुअल एज ऑफ मेनोपॉज है जैसे कि 50 साल तक, तो ये देखा गया कि ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। एक तो वो चीज़ है। दूसरा ये है कि जो एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस है उससे हमें प्रिवेंट करने के कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी का रिक्वायरमेंट डेली पूरा करना है, वो मैंने बताया। और दूसरा कि आप जो है एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह
कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जिम वगैरह जो जा रहे हैं वो जा सकते हैं, डेली वॉक वगैरह कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल को हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए, एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ऑस्टियोपोरोसिस को हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एज रिलेटेड डिजीज़ है, इसलिए प्राइमरी इम्पोर्टेंस मैं अगर कहूँगा कि इसको डिटेक्ट करना और ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर किसी महिला को आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स और हर किसी पुरुष को आफ्टर द एज ऑफ 70 ईयर्स एक डेक्सा स्कैन की तरफ जाना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस की अर्ली डिटेक्शन में। एक्सरसाइज, डाइट, इसका कोई रोल है इसमें? डाइट का ये है कि जैसे एक कप जो स्टैंडर्ड कप होता है उसमें अगर आप दूध लेंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो सेम हम दही के लिए भी बोल सकते हैं कि एक कप दही में अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो अगर आप 2 कप दही और 2 कप दूध ले रहे हैं दिन में, तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेगुलर अपनी डाइट में रखें। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए एग ले सकते हैं, वो फिश ले सकते हैं, ये काफ़ी कैल्शियम रिच डाइट होती हैं। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एज में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन डी भी हफ्ते के लिए 6 हफ्ते के लिए हर 6 महीने बाद जो है आफ्टर द एज ऑफ 60 हम रेकमेंड करते हैं कि सभी को लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में। तो फिलहाल हाँ डॉक्टर साहब, ये विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा कि काफ़ी इंडियंस में देखा गया है कि हालांकि हमारे देश में धूप वगैरह बहुत है, यू नो, बट विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट 75 to 80% पीपल हैव इट। सो जो आपने इसकी डोजेज कही वो कही, क्या अलग अलग होती है कि स्टैंडर्ड डोजेज हम ले सकते हैं विटामिन डी की? डोजेज अलग अलग हैं, डेली डोज भी होती हैं। डेली डोज में 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे रिकमेंडेड होती है आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, और वीकली डोज भी होती है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास इंजेक्शन भी हैं। अब इसमें यह है कि डेली डोज तो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन कंप्लायंस पेशेंट कभी कभी भूल जाए, अगर डोज मिस हो जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसलिए यूजली हमारे पास अगर पेशेंट आता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में तो हम उसे वीकली डोज के लिए रेकमेंड करते हैं, हफ्ते के लिए। अगर किसी को सिवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, मान लीजिए लेस देन 10 आ गया या लेस देन 5 आ गया, तो उस केस में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दे देते हैं पेशेंट्स को। भाइयों बहनों, आज डॉक्टर अतुल शर्मा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमसे बातें की, ऑस्टियोपोरोसिस, जो आप लोगों ने कहा कि उसके बारे में जानकारी चाहते थे आप। सो डॉक्टर साहब ने बताया क्यों ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एज रिलेटेड है, बाकी चीज़ें भी बताई। और मैं जो यंग लोग हैं घर में, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डॉक्टर साहब ने बताया किस एज पे जाके डेक्सा स्कैन कराना और उन बुज़ुर्गों का फिर ख्याल रखना, उनको दूध, कैल्शियम, विटामिन डी ये देना, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है और एक फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर हम ध्यान दें। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, डॉक्टर अतुल से वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, सो www.narayanahealth.org में जाके आप डॉक्टर अतुल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन में है, उससे आप नारायणा हेल्थ का जो हमारा NH केयर ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से भी आप डॉक्टर अतुल के साथ अपॉइंटमेंट लेके उनसे और भी जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने बड़े एक सरल आसान तरीके से हमारे भाइयों बहनों को बताया। इसके लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिए, अपनी सजेशंस, अपने कमेंट्स हमें दीजिए ताकि इस प्रोग्राम को और बेटर बनाने में हमें मदद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Experience the care of Narayana Health.